संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। हमारा मकसद सिर्फ एक ही रहता है, जनता के लिए, जनता के हित में जनता की आवाज उठाएंगे। खबर आपके दिल में उतरे, बस यही कोशिश है। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है और टाइम शुरू हो गया है आपकी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आजकल बहुत से लोगों को विदेशी नंबर से वीडियो कॉल आते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में ना जाने कितने ही लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हमें इसकी शिकायत की, फोन पर बताया, और कुछ तो हमारे ऑफिस में भी थे जिन्होंने ये शिकायत की कि बहुत सारे नंबर आते हैं। ऐसे ही वीडियो कॉल आप में से भी कईयों ने रिसीव किए होंगे। सामने एक लड़की होती है, वो न्यूड हो जाती है और आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। आज कॉलिंग कार्ड में सेक्सटॉर्शन वाले फ्रॉड की ऑल इंडिया पड़ताल करेंगे। हमने अवैध खनन को लेकर देशव्यापी मुहिम छेड़ रखी है। शुक्रवार को पंजाब में अवैध खनन की एक रिपोर्ट दिखाई थी हमने आपको। इसी कड़ी में आज एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पंजाब सरकार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गौर से सुन ले इस खबर को कि अवैध माफिया जो खनन करता है, उसने वो रत्ती भर भी नहीं डरता इन दोनों से। पंजाब में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना जगदीश सिंह भोला की जमीन ईडी ने जब्त की थी और खनन माफिया ने इसमें ही 25-25 फुट तक माइनिंग कर दी। दोनों को ही नहीं पता, ना सरकार को ना ईडी को। आज एक्सक्लूसिव में सरकारी एजेंसियों को जगाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर 9 दिन तक आपका बच्चा घर ना लौटे, किसी जगह फंस जाए, तो क्या करेंगे आप? माँ बाप का दिल जो है वो पसीज जाता है या उस पर क्या गुजरती है, ये आप जानते हैं। 41 परिवारों के सदस्य 9 दिन से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ फिट नहीं आ रहा। जिसके दिमाग में जो आता है वो जाकर वहां उसी हिसाब से खुदाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करवा देता है। ये कब खत्म होगा रेस्क्यू ऑपरेशन? इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा। उत्तरकाशी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं देश का सबसे लंबा और पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन ना बन जाए, डर इसी बात का है। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग जरूरी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद अकल उनको भी आनी चाहिए जो कथित ज्योतिष के नाम पर जीत का शगुन देकर अपना धंधा चमकाते हैं। कल बहुत सारे ज्योतिषियों ने टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की भविष्यवाणी की थी ना, आपने भी सुनी होगी। हमें भी सोशल मीडिया पर जान खा लेते हैं। सोशल मीडिया पर जीना हराम करने वाले वही लोग ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद अपनी भविष्यवाणी में खोट बताने क्यों नहीं आए? कर्म बड़ा या उनका कथित दिव्य ज्ञान? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। पहले रैपिड राउंड देख लीजिए, बहुत जरूरी खबरों का है, फिर विस्तार करते हैं इन सब खबरों का। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी प्रहार किया। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। राजस्थान में 25 नवंबर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया। यहाँ राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। 5 राज्यों के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 1760 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ये राशि इन 5 राज्यों के पिछले चुनाव के दौरान जब्त की गई राशि की तुलना में 636% ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 650 करोड़ से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 323 करोड़ से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में करीब 77 करोड़ और मिजोरम में करीब 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। जब्त की गई वस्तुओं में नकदी के साथ शराब, ड्रग्स, कीमती धातु, मुफ्त उपहार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर योगी सरकार का हंटर चला है। यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर किसी कंपनी ने इस तरह का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया तो उस पर कानूनी एक्शन होगा। योगी सरकार को शिकायत मिली थी कि डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। हलाल की सर्टिफिकेट देने के माध्यम से पूरे देश में जो फंडिंग होता है, उस फंडिंग से लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य होता है।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पाकिस्तान परियोजना प्रबंधन इकाई के अधिकारी डांस करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 18 नवंबर को ही इस पार्टी में शराब के साथ साथ नॉनवेज भी परोसा गया था और ये सब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के परिसर में हुआ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे को अपवित्र करने का इल्जाम लगाया। गुरुद्वारा करतारपुर साहब की उनके जो अफसरान थे, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। एसजीपीसी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एक पार्टी की गई है जिस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। कोलकाता एयरपोर्ट पर हंगामा करने के आरोप में 1998 बैच के आईपीएस अनिर्बान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आईपीएस अनिर्बान रे से कोलकाता एयरपोर्ट पर जब एक्स्ट्रा लगेज का पैसा मांगा गया तो आईपीएस भड़क गए और एयरपोर्ट स्टाफ को भला बुला कह डाला। हंगामे के बाद आईपीएस ऑफिसर को फ्लाइट से भी उतार दिया गया और व्हीलचेयर पर बैठाकर पुलिस को सौंप दिया। यूपी के रायबरेली में गोल्ड व्यापारी से करीब 1 करोड़ रुपए का सोना लूटकर बदमाश आराम से फरार हो गए। ये पूरी घटना भीड़भाड़ वाले इलाके लालगंज सब्जी मंडी में हुई। एक सराफा व्यापारी था जो कि अपनी दुकान बंद करके कुछ आभूषण लेके अपने घर की तरफ जा रहा था और उससे सोने के आभूषणों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा छीन लिया गया। दरअसल सोना व्यापारी अनंतराम अपनी बाइक से घर जा रहे थे। बाइक पर ही उन्होंने एक तरफ गोल्ड से भरा बैग तो दूसरी ओर चांदी से भरा बैग लटकाया हुआ था। रास्ते में ही अनंतराम को 3 बदमाशों ने घेर लिया और हथियार के दम पर गोल्ड से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक उनके झोले में करीब 1 करोड़ का गोल्ड था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जो वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनके द्वारा 65 लाख की धनराशि के जेवर के बारे में अंकित किया गया है। इस बारे में भी हम छानबीन कर रहे हैं। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महापर्व छठ का आज समापन हो गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों में छठ धूमधाम से मनाया गया। महापर्व छठ पर बिहार के मुंगेर में अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ नदी पर नाव से ही पुल तैयार कर दिया गया और ये पुल प्रशासन ने नहीं बल्कि गांव वालों ने तैयार किया था। दरअसल टीकारामपुर गांव में गंगा नदी पर कटाव के कारण व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा गंगा नदी के बीचों बीच 600 फीट लंबा पुल तैयार किया गया। पुल को बनाने में करीब 2 दर्जन नाव का इस्तेमाल हुआ। 2023 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। ऐसा छठी बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल ये विवाद मिचेल मार्श के पैरों के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी एक फोटो पर हुआ। ये फोटो ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी, जिसको देखकर क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। मिचेल मार्श को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आजकल मोबाइल फोन हर इंसान की जरूरत है। पैसे का लेन देन हो या फिर विदेश में बैठे रिश्तेदार से वीडियो कॉल पर बात करनी हो, सब इसी से हो जाता है। मगर इस मोबाइल फोन के जरिए बदमाश अलग अलग तरीके से ठगी भी कर रहे हैं। एक गैंग तो ऐसा है जो आजकल वीडियो कॉल करके न्यूड लड़कियां दिखाकर लोगों को फांसता है और फिर पैसे मांगता है। अगर पैसे नहीं दिए तो आपका ये वीडियो आप ही के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके अकाउंट्स पर पोस्ट करने की धमकी देता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के वीडियो कॉल्स रोज झेलते होंगे या उनको रोज आते होंगे। देश भर में ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन का ये बड़ा खेल चल कैसे रहा है? वीडियो कॉल के जरिए अश्लीलता में फंसाकर उगाही करने वाले हैं कौन? पब्लिक इंटरेस्ट में इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। वो न्यूड हो जाती है, मगर उसकी 2-3 दिन तक मुझे ब्लैकमेलिंग होती रही। मैं सोच रहा था मैं भी सुसाइड कर लूं। यूपी में मेरठ के रहने वाले 36 साल के नवीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वीडियो कॉल उनकी जिंदगी को नर्क बना देगा। 2 बच्चों के पिता नवीन को एक दिन सोशल मीडिया पर लिंक आया। 23 से 25 साल की लड़की ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट की और फिर बातों का दौर चल निकला। थोड़े दिन पहले नवीन टूर पर बाहर गए थे। रात के वक्त उसी नंबर से वीडियो कॉल आया। नवीन जब तक कुछ समझ पाते वो सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस चुके थे। अब मैं पिक करता हूँ, इतनी देर में वो न्यूड हो जाती है। न्यूड होने के बाद वो अपना सब कुछ उतार देती है, बिल्कुल न्यूड।
और फिर वो हमें भी कहती है, तो आदमी थोड़ा सा वो देख के हो जाता है। मैं भी उसी तरीके से हो गया। ऑनलाइन दिखने वाली लड़की देसी, हिंदी बोलने वाली मगर नंबर विदेशी। कॉल खत्म हुई तो असली कहानी शुरू हुई। नवीन को उसी नंबर से फोन आने लगे। दूसरी तरफ एक शख्स था, कहने लगा तुम्हारी वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली गई है, अगर खैरियत चाहते हो तो पैसे भेज दो, नहीं भेजे तो फिर सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो कॉल का लिंक वायरल हो जाएगा। मैंने उससे इग्नोर करना चालू करा, उसे ब्लॉक मारना चालू करा। पेमेंट मैंने दी नहीं उसको, मैंने उसे थोड़ा फंसाया अपने बातों में। वो तुमसे कहेगा हमें पेमेंट दो, हम तुमसे पैसे मांगेगा बदले में। वो और बदले में पेमेंट कैसे मांगेगा, 6,775 रुपये छोटी पेमेंट मांगेगा, बहुत छोटी। वो मुझसे बोला अपना फ़ोन भेज दो। मैंने फ़ोन, मेरा 1,000 रुपये का कुल है, वो भी बहुत पुराना टूटा फूटा फ़ोन, कौन खरीदे, 1,000 का भी नहीं बिकने का। अलग अलग नंबर से फ़ोन, जैसे तुमने ब्लॉक मार दिया दूसरे नंबर से कॉल कर लेगा, वो दूसरे नंबर से तीसरे नंबर से कॉल कर लेगा। तो मैंने बहुत धमकिया जी से, कह रहे ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ने के, जो तुझे करना है तू कर ले। नवीन ने हिम्मत दिखाई, परिवार को सारी बात बताई, क्योंकि ऐसे मामलों में इंसान ट्रैप होकर अपनों से बातें शेयर नहीं करता। दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल दौड़ने लगते हैं। मैं तो भैया इतना डर गया था, मैं तो सो भी नहीं पाया उस रात पूरी। मैं पूरी रात में ऐसे, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करा, मैंने क्या करूं क्या करूं। तो उससे कह रहे कि गाली दे, वो कर, ये कर, उसे ब्लॉक कर दे। मगर मुझे सिचुएशन सारी मुझे ही पता थी, मैं कैसे बचूं। मैं उसी टाइम मैं सोच रहा था मैं भी सुसाइड कर लूँ, मगर मैंने थोड़ा हिम्मत से काम लिया। इस तरह के जितने भी इंसिडेंट हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, उन सभी में सही धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साइबर सेल की मदद से इन घटनाओं का अनावरण भी किया जा रहा है। नवीन खुशकिस्मत थे, वो जालसाजों के बहकावे में नहीं आए। सेक्सटॉर्शन का डटकर मुकाबला किया। मगर राजस्थान में जोधपुर के रहने वाले ये जनाब वीडियो कॉल वाले गैंग का शिकार हो गए। हमने बात करनी चाहिए तो पहचान छिपाकर आप बीती सुनाने के लिए राजी हुए। ऑनलाइन ठगों की मॉडस ऑपरेंडी वही थी। रात को कॉल आया, लड़की का नंबर और नाम विदेशी था। एक वीडियो कॉल आया, तो जैसे ही मैंने उसको अटेंड किया, तो अटेंड करने के बाद एक न्यू लड़की थी, मुझे ब्लैकमेल करने के टाइप से स्टोरी कट रही थी। 50,000 रुपये उसने ले लिए। फिर बार बार डिमांड करने लगी। मुझे इस तरह से लग रहा था कि मैं ये डिमांड पूरी नहीं करूँगा तो मुझे सोशल रूप से कहीं जाऊँगा तो मुझे इंडस्ट्री से लेकेंगे। लेकिन फिर मैंने पुलिस वगैरह को तो ये नहीं की कि समाज आजकल सोशल इस तरह की कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में समाज में जाने आने से लोग उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। 20,000 रुपए कमाने वाले इस शख्स ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया था। जैसे तैसे करके घर चल रहा था, लेकिन इंटरनेट वाला वीडियो कॉल आया और गाड़ी कमाई चली गई। ब्लैकमेलर्स ने सब लूट लिया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस घटना से सुसाइड कर ले या ज़िंदगी से एंड कर ले ज़िंदगी का, लेकिन फिर तो भी मैंने संभल बंधाया और अपनी ज़िंदगी को आगे चलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये गैंग सिर्फ जवानों को ही शिकार बनाते हैं, इनके कॉल बूढ़े बुजुर्गों को भी आते हैं। जोधपुर से बिहार के जहानाबाद चलते हैं। वीडियो कॉल के शिकार यहाँ भी मिले। 55 साल के गिरिजानंदन प्रसाद पेशे से वकील हैं। रात 10 बजे के आसपास का वक्त था, तभी इनके फोन की घंटी बजी। वीडियो कॉल उठाई तो सामने लड़की आपत्तिजनक हालत में थी। मेरे मोबाइल पर रिंग आता है, मैं रिंग को रिसीव करके देखा तो उसमें एक महिला नेकेड हो गई, कभी बाथरूम में चलने का है, इस तरह से वो हमको तंग तवा करना शुरू की। ब्लैकमेलिंग का कॉल आने के बाद वकील साहब पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन धमकाने के बाद फिरौती वाले कॉल आने बंद हो गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस ट्रैप का शिकार बन गए होंगे या रोज बनते होंगे। आज का पब्लिक इंटरेस्ट का ये शो आपने हमेशा की तरह बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे वीडियो कॉल आए होंगे या आने वाले होंगे या आ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस झंझट से छुटकारा कैसे मिले, तो सुनिए क्या करना है आपको, बचना कैसे है। पहले बस एक बार फ्रॉड कैसे होता है वो समझ लीजिए। साइबर फ्रॉड आपके सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं, आपकी सर्फिंग को मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से टारगेट चुनते हैं। तो आप कभी भी सर्फ करते हुए ध्यान रखें आप क्या सर्फ कर रहे हैं। फेक आईडी यानी लड़की बनकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंटरनेट पर बात करके नजदीक क्लोज आने की कोशिश करते हैं। कुछ देर या कुछ दिनों बाद आपसे वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं।
वीडियो कॉल में लड़की अचानक कपड़े उतारने लगती है और फिर आपकी ये कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो कॉल्स के जरिए शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ब्लैकमेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए क्योंकि उसी से उगाही होती है। आजकल दो तरह के केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि जहां व्यक्ति विशेष ने वास्तविक तौर पर अश्लील गतिविधि करी और दूसरे एंड पर किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया और फिर उसको आधार बनाते हुए आपसे पैसे मांगे, फिरौती मांगी। दूसरी बात कि आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल सभ्य भाषा में और सभ्य कपड़ों में इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपका वीडियो 5-10 सेकेंड ले लेते हैं और डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके आधार पर आपके अश्लील झूठे वीडियोस बनाते हैं और फिर आपको धमकी देते हैं कि आप पैसे दीजिए वरना हम इसको प्रकाशित करेंगे। तो आजकल जो सेकंड श्रेणी है वहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि डीप फेक आजकल बहुत ही उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है जो उत्पन्न हो रही है और काफ़ी हद तक मुफ्त भी उपलब्ध है। पिछले 10 साल में हमारे देश में सेक्सटॉर्शन के मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है या बदल रही है। सेक्सटॉर्शन में भारत दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। इसमें वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना टॉप 3 में आते हैं। हमारे देश में डिजिटाइजेशन के मुकाबले इसे रोकने की मशीनरी नहीं बढ़ी। देश में सिर्फ 312 साइबर पुलिस स्टेशन हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 तक 1,46,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए। अमेरिका में सेक्सटॉर्शन को लेकर कानून बहुत सख्त है। अगर बच्चे के साथ क्राइम हुआ हो तो 15 से 25 साल तक की सजा हो जाती है। ब्राजील में सेक्सटॉर्शन को लेकर 2 से 6 साल तक की सजा होती है। हालांकि साइबर फ्रॉड को लेकर राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच जितना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उतना नहीं है। रूल्स क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, जिसका फायदा आरोपियों को मिल जाता है। आईटी एक्ट हमारा जो 23 साल पहले बना था उसे बार बार बोला जा रहा है कि उसे हम बदल करके डिजिटल इंडिया कानून लाएंगे, पर नहीं बना। डेटा प्रोटेक्शन कानून जब बनाया गया तो उसके बाद बोला कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पर उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया। दिक्कत यह है कि इन सारे मामलों में सिर्फ केंद्र सरकार और मंत्रालय ही एक्शन में आता है, लेकिन जब अगर देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं, उसी तरीके से शिकायत के निवारण का एक विस्तार करना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियां जहां से गुमनाम कॉल आ रही हैं, जहां से सेक्सटॉर्शन के नाम पर वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, उनकी जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक इस समस्या का जो विकराल रूप है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसी वीडियो कॉल से हमें आपको सबको बचना कैसे है। पहला काम तो यह करना है कि विदेशी नंबर वाली वीडियो कॉल उठाएं ही ना। अगर गलती से उठा लिया है तो कैमरे का एंगल ऐसा कर दें ताकि उसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो ना आए। पॉर्न साइट्स पर सर्फिंग ना करें। जिन वेबसाइट्स के URL से पहले लॉक साइन ना हो उन पर नहीं जाना आपने। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें कि है कौन जो भेज रहा है। यदि कोई ब्लैकमेल करता है और आपने परिवार को नहीं बताया, फिर पैसे की डिमांड आ जाएगी। ऐसे में पुलिस को तुरंत खबर करें। अगर कोई पुलिस वाला बनकर फोन करे तो उसे बिल्कुल पैसे ट्रांसफर नहीं करने, उससे मिलकर और उसको अपने बातों में फंसाएं और पुलिस को इसकी सूचना दे दे ताकि पुलिस उसे मौके पर आकर या आपके साथ जाके पकड़ ले। और इसके अलावा क्या करना है, साइबर फ्रॉड की शिकायत cybercrime.go.in पर जरूर करनी है या फिर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना है अपने। उस मैसेज को क्लिक करने से पहले एक बार सोचे क्या ये मैसेज मेरे लिए था, ये आना चाहिए था, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और उसको जब क्लिक करें, क्लिक करने से पहले आप उस URL को अच्छे से देखें, पढ़ें, क्या वो URL उसी कंपनी का है, क्या उसकी वेबसाइट का नाम वही वेबसाइट का नाम है, क्या HTTPS एक सिंबल होता है जो सिक्योरिटी का सिंबल है ब्राउज़र के लिए, क्या वो ऐसा HTTPS का सिंबल वहाँ पर है। और काफ़ी अगर आप देखेंगे ऐसे टेक्स्ट मैसेज या मैसेज आते हैं उन्हें बहुत अलग तरीके से लिखा जाता है, थोड़े उनकी फॉर्मेटिंग अलग होगी, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर एरर्स होंगे। नियतन कोई गलत काम करना और इत्तेफाक से कोई गलत काम हो जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है।
अगर आप ऐसे हालात के शिकार होते हैं या हो रहे हैं तो शर्म या इज्जत के मारे पुलिस और परिवार से कुछ ना छुपाएं। ऐसा करने पर आप और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और ये साइबर जालसाज आपको किसी बड़े संकट या आर्थिक संकट में भी फंसा सकते हैं। इसीलिए अचानक हुई गलतियों को लेकर आगे आएं, तभी साइबर ठगों को जेल पहुंचाया जा सकता है। हमारे प्रयास के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट में आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। कोशिश तो हम अवैध खनन की परतें खोलने की भी कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने देशव्यापी मुहिम शुरू की है, लेकिन आज एक खुलासा देखकर आप सबकी ही नहीं, पंजाब की सरकार की और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी आंखें खुल जाएंगी। पंजाब के अनंतपुर साहिब में खनन माफिया ने ईडी की जब्त की हुई जमीन 25-25 फुट तक खोद डाली और ना सरकार को पता है ना ईडी को। रोकने का तो फिर खैर सवाल ही नहीं उठता। ये जमीन 6000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट सरगना जगदीश सिंह भोला की है। 7 साल पहले ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था, लेकिन जमीन की हालत देखकर लगता है कि खनन माफिया काफी दिनों से रेत और बजरी यहां से निकाल रहा है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार और असीम बस्सी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजधानी चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर यह है पंजाब का अनंतपुर साहिब हलका। हिमाचल की पहाड़ियों के पास 18 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर रेत और बजरी के ढेर लगे हैं। रात के अंधेरे में ये रेत खोदी जाती है और इसे ढोने का काम भी रात के अंधेरे में ही होता है। ये जमीन किसकी है और सरकारी अफसर अवैध खनन को रोकते क्यों नहीं? एबीपी न्यूज की पड़ताल यहीं से शुरू हुई तो कई महकमों की परेशानी बढ़ने लगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार दावा जरूर करती है कि अवैध माइनिंग पंजाब में रोक दी गई है। हम हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं। ये फ्रेश साइंस हैं, जो निशान हैं व्हीकल्स के, ट्रकों के, जो यहाँ से इस ढेर पर इस जो एरिया है इसमें जाते हैं माइनिंग के लिए। जो भी माइन मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो बयां अपने आप में सारी तस्वीर को कर रहे हैं कि ये सारी जो माइनिंग है इस साइट पे ये बिल्कुल फ्रेश जो है की जा रही है। पहला खुलासा ये हुआ कि इस जमीन के मालिकों में ड्रग्स लॉर्ड जगदीश सिंह भोला का नाम भी है। वही जगदीश सिंह भोला जो अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान है, पंजाब पुलिस में डीएसपी होता था, लेकिन 2014 से जेल में है। दूसरा खुलासा सुनकर तो आप माथा पकड़ लेंगे। सुनिए, ये जमीन भोला की गिरफ्तारी के बाद 2015 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर ली थी। यानी पंजाब में अब ईडी की जब्त जमीन भी रेत माफिया ने नहीं छोड़ी। अभी मैं रिकॉर्ड में देख रहा था, उसमें काफ़ी हिस्सेदार हैं। राजकुमार का भी आपने नाम लिया, उनका भी है। राजकुमार, जगदीश और तरवैन सिंह। 26 कनाल में 126 कनाल में एक 7 हिस्सेदार हैं। वो 7 हिस्सेदारों में भी जगदीश सिंह है। ये पार्टीशन हो चुका है जगदीश, हाँ उसमें एक हिस्सा है 5/14 हिस्सा जगदीश सिंह बलशेर सिंह का। जी, बाकी राजकुमार का है। एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार इसकी निशानदेही करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज अगर इस जमीन तक न पहुंचता तो शायद ना तहसीलदार यहां आते और ना ही सरकार और ईडी को अभी ये पता चलता कि उसकी जमीन खोदी जा चुकी है। क्योंकि सरकार और पहरेदार चौकन्ने होते तो लोकल वकील विशाल सैनी ने तकरीबन महीना पहले 23 अक्टूबर को इसकी शिकायत तहसीलदार साहब से कर दी थी। माइनिंग इस जमीन पे हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, पानी तक निकल गया है, ग्राउंड वाटर जो है यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि
और चारों तरफ रेत के ढेर जो हैं नजर आ रहे हैं। वाहनों के, ट्रक्स के, टिपर्स के जो टायर्स के निशान हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ किस तरीके से माइनिंग जो है, धड़ल्ले से अवैध माइनिंग रात को होती है। सामने बड़े बड़े ढेर जो हैं रेत के लगे हैं, फ्रेशली माइंड सैंड है और साफ पता चलता है कि ये रेत जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, बेचा जाएगा। आपके सामने ये पानी तक निकाल दिया गया है, क्योंकि जो पानी निकाल रहे हैं इसका इन फ्यूचर नुकसान किसको होगा? हम लोगों को, जो नियर बाई विलेजेस है। किसी भी संपत्ति को जब्त करते वक्त ईडी बकायदा नोटिस बोर्ड लगाती है, लेकिन इस जमीन पर लगा बोर्ड इन गड्ढों में बहुत पहले गुम हो गया था। एक और खास बात, अनंतपुर साहिब हलके के विधायक हरजोत सिंह बैंस पहले खनन मंत्री भी थे। अब ये प्रभार कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर के पास है। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। पर सर 30-30 फुट के खड्डे हैं जो जगदीश बोला कि ईडी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, वो रातों रात तो हुआ नहीं ना ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਖੱਡੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ, ਇੱਥੇ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਤੇ ਖੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੱਡਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। पंजाब में खनन माफिया बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में दावा किया था कि अवैध खनन को रोककर 20,000 करोड़ रुपए सालाना खजाने में डालेंगे। ये पैसा फ्री बिजली, फ्री बस सेवा और महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रति महीना आर्थिक सहायता देने के काम आएगा। सरकारी दावों के बावजूद पंजाब में इलीगल माइनिंग हो रही है और अगर ऐसा ईडी की सीज्ड जमीन पर हो रहा है तो ये और भी गंभीर मामला है। देखिए, ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया। मैं समझता हूँ जो भी होगा डिपार्टमेंट के अधिकारी उस पर काम करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, नहीं भी अटैच्ड, वो अटैच्ड है, नहीं भी अटैच्ड, जहाँ भी है, जो भी गलत काम करेगा सरकार उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। अवैध खनन को लेकर सबूत आपके सामने है। विपक्ष भी बांध सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर विक्रम मजीठिया और सुनील जाखड़ तक सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान का दावा है कि पंजाब में रेत माफिया की रीढ़ टूट चुकी है। ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे उनकी सरकार ने कर दिखाया। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ बहुत बड़ा एक चैलेंज सी ये माफिया तोड़ना। देखा सीएम भगवंत मान का कॉन्फिडेंस। ईडी ने जिस जमीन को अटैच किया उसमें किसका कितना हिस्सा है, इस पर गौर कीजिए, जरा देख लीजिए जो जमीन अभी हमने आपको दिखाई है। अनंतपुर साहिब के पास 142 कनाल जमीन है, तकरीबन 18 एकड़। इस जमीन में 126 कनाल 7 लोगों के नाम है। इन 7 लोगों में जगदीश भोला का भी शेयर है। बाकी की 16 कनाल जमीन अकेले जगदीश भोला की है, यानी भोला का दोनों ही उस जो हिस्से हैं उनमें शेयर है, मालिकाना हक है। ईडी ने इस जमीन को इसलिए जब्त किया था क्योंकि भोला की संपत्तियों में ड्रग्स से कमाया गया पैसा इन्वेस्ट हुआ है, ऐसा एजेंसी को शक था। ईडी क्या कर रही है देखना तो उसे भी चाहिए, और जिम्मेदारी तो भगवंत मान सरकार की भी है। इस गोरख धंधे को बैठे बिठाए मान लीजिए कि विपक्ष के हाथ एक बटेर लग गया है, सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया है। अब विरोध का नजला दिल्ली तक गिर रहा है जाकर। इनके जो सुप्रीमो है केजरीवाल जी, और वो तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, और भगवंत मान भी वैसे छोड़ने में कम नहीं है। जो माइनिंग है, जो ड्रग केस में जगदीश भोला जिसकी ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की है, उस प्रॉपर्टी पे के ऊपर भी माइनिंग हो रही है। भगवंत मान की सरकार है। इससे और निकम्मापन मेरा ख्याल शायद पंजाब में कहीं और देखने को, जब पूरे कंट्री में और देखने को ना मिले, क्योंकि जो ईडी ने वहाँ नोटिस बोर्ड लगवाए थे, इवन वो भी उखाड़ दिए गए ताकि वहाँ माइनिंग हो सके। अवैध खनन पर सियासत के तेवर तल्ख हैं। वैसे इलीगल माइनिंग के साथ पंजाब में नशे को लेकर भी काफी दल बदल हो रही है और काफी आरोप लग रहे हैं। इस खेल में पंजाब के कई नामी लोगों पर केस चल रहे हैं।
इन्हीं में से एक जगदीश भोला भी है, वो भी ड्रग्स केस में ही फंसा था। कुश्ती का भोला कैसे बना खलनायक, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, फटाफट देख लीजिए वो भी। 1990 में जगदीश भोला ने अपना करियर कुश्ती से शुरू किया, नेशनल लेवल का रेसलर बना। 1998 में भोला को अर्जुन अवार्ड मिला। पंजाब सरकार ने पुलिस में डीएसपी का ओहदा दे दिया। 2012 में भोला पर ड्रग्स तस्करी के आरोप लगे, डीएसपी के पद से बर्खास्त कर दिया गया भोला को। नवंबर 2013 में फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 700 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। एनआरआई अनूप सिंह काहलों की गिरफ्तारी के बाद पहलवान जगदीश सिंह भोला भी पंजाब में हुए इस सबसे हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी के केस में पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक भोला कार्टेल एफेड्रिन और सूडो एफेड्रिन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स यूरोप और कनाडा तक सप्लाई करते थे। भोला के पास 35 एकड़ जमीन है और दूसरी भी कई संपत्तियां हैं। ईडी ने ड्रग्स तस्करी के केस की जांच की और करीब भोला की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। वैसे भोला कलाकार आदमी था, फिल्मी पर्दे पर भी किस्मत आजमा चुका है। 2008 में पंजाबी फिल्म आई थी जिसका नाम था रुस्तमे हिंद, उसमें हीरो की भूमिका निभाई थी भोला ने। भोला पटियाला की जेल में बंद है। उसके खिलाफ पुलिस और ईडी के कई मामले चल रहे हैं। 3 केसों में भोला को 24 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। पंजाब सरकार को ईडी की जमीन खोदने वालों के खिलाफ जांच करनी चाहिए। उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जो सरकारी खजाने को चपत लगा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, उनके सिर पर किसका हाथ है? जाहिर है सच सरकार को पता लगाना चाहिए, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। हमें पता नहीं था, एक्शन लेंगे, एक्शन लेना पड़ता है। और सख्त होता तो ईडी की जमीन पर कोई यूं ही डेरा ना डाल लेता, वहां से सामान ना उठा लेता। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। हमारी गुजारिश है, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए, ऐसे गोरख धंधों पर नकेल कसिए, क्योंकि चुनाव मैदान में आज नहीं तो कल आपको भी उतरना है। और हमारी इस केस पर नजर रहेगी कि क्या वाकई ही सरकार ने ये ईडी की अटैच जमीन पर खनन बंद करवाया या नहीं। हम फॉलो करेंगे ये केस। टनल में फंसे मजदूरों का हाल जान लेते हैं। उत्तरकाशी की सिल्क क्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। जरा सोचिए, जब एक कमरे में कुछ घंटे बंद रहने पर सांस उखड़ने लगती है, ऐसे में वो मजदूर कैसे सांस ले रहे होंगे जो इस टनल में फंसे हुए हैं। अब तक मजदूरों को निकालने के लिए 4 रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए और सभी फेल रहे। नैनीताल हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया है। मजदूरों को बचाने के लिए क्या किया, यही पूछा हाईकोर्ट ने। 48 घंटे में जवाब देना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, प्रशासन जो है कार्य हो रहा कह रहे हैं। बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कार्य के लिए कि तुरंत कार्य हो जाए। अब जो भी हो रहा है हम देख ही रहे हैं, क्या बताएं इसके लिए। घर में परेशानी, मम्मी जरा थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। दिवाली बीत गई, भैया दूज चली गई। अब तो वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। जब पूरा देश त्योहार और क्रिकेट के सीजन में व्यस्त था, तब हमारे 41 मजदूर भाई एक एक सांस के लिए परेशानी झेल रहे थे। फंसे तो अब भी हैं अंधेरी सुरंग में। रोशनी कैसे आएगी, कौन बचाएगा, कैसे निकलेंगे, कोई नहीं बताता। सब कहते हैं बस हिम्मत रखो। पूरी रात कोई काम नहीं था, पूरी रात ऊपर काम ही नहीं होने दिया गया। नहीं तो रोड क्लियर हो गई होती तो अब तक मशीन से काम शुरू हो जाता। तो इसमें आपसी जो है ना कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हर एक को जिन को जो भी काम अगर जो सौंपा गया है उसको तुरंत काम होना चाहिए। ये गुस्सा, ये नाराजगी, परेशानी वाजिब है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पिछले 9 दिन से यही वादे कर रही है। कहा जाता है कि आज नहीं तो कल पक्का सबको बाहर निकाल लेंगे, मगर कैसे, कोई सॉलिड प्लान किसी के पास नहीं। जिसका जो दिमाग लगता है वैसे ही गड्ढे खोद रहा है। कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से। एक मशीन आती है, अंदर जाती है, थोड़ी देर ड्रिलिंग होती है, फिर बंद पड़ जाती है। मशीनें खराब हो गईं और प्लान अधर में लटक गए। आखिर कब तक 41 मजदूर पाइप के जरिए पेट भरें, कोई सुनने वाला नहीं।
टनल के भीतर फंसे 41 लोगों के लिए अब खाना भेजा जाएगा। खाना अब बड़ी मात्रा में भेजा जाएगा क्योंकि एक और पाइप जो है वो वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है। अब खिचड़ी, दलिया, इस तरीके की चीज़ें भेजी जा सकेंगी। और ये देखिए उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के ज़रिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के ज़रिए उन तक पहुँचाया जाएगा। ये जो बोतलें हैं, इन बोतलों में खिचड़ी, दलिया भरा जाएगा। फिर उसके बाद इन बोतलों को कंप्रेशर के जरिए, मतलब उस पाइप में ऐसे डालेंगे, फिर पीछे से कंप्रेशर के जरिए उसमें उसको धीरे धीरे वहाँ जहाँ तक वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक भेजा जाएगा। अब जो है फ्रूट्स भी जा सकते हैं, दलिया जाएगी, दाल जाएगी, चावल जाएगा और तमाम चीज़ें, खिचड़ी जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार कर दी गई हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सब्र भी टूट रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग 12 नवंबर को धंसी थी और तब से मजदूर वहीं पर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए बचाव दल की टीमें अब 6 प्लान पर काम कर रही हैं। वो क्या प्लान है? पहला विकल्प क्या है? टनल का जो रास्ता मलबा गिराने से बंद हुआ है, इसी जगह से ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जाए। दूसरा विकल्प क्या है? बडकोट की तरफ से बैक साइड से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाए। तीसरा विकल्प क्या है? टनल के ठीक ऊपर से पहाड़ी है जो, उसको वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जाए सिर की साइड से। चौथा विकल्प क्या है? ऊपरी हिस्से पर एक और जगह है जहां पर मार्किंग की गई है, वहां से ड्रिलिंग की जाए। पांचवा विकल्प क्या है? टनल के राइट साइड पर एक रास्ता तैयार किया जाए, वहां से एंट्री मारी जाए। छठा विकल्प क्या है? टनल की बाईं ओर से एक रास्ता निकालने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां से कोई अंदर घुसने की जगह मिल जाए। सरकार भरोसा दिला रही है कि एक एक मजदूर को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विकास के नाम पर पहाड़ों को चीरकर एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सुरंग तो बनाई जा रही है, लेकिन पुराने हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा। कीमत गरीब मजदूरों को चुकानी पड़ रही है। ज्योतिषियों के कमेंट्स तो आपने सुन लिए, अब वक्त हो गया आपके कमेंट्स का। जल्दी से देख लेते हैं किस खबर पे आया है। उदय प्रताप लिखते हैं, 10 करोड़ परिवार का भविष्य बिगाड़कर इस देश का क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र निवेशकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सहारा को लेकर लिख रहे हैं, जो हमने कहा था उनका क्या होगा। रबानी खान क्या लिखते हैं, 9 करोड़ लोगों का क्या होगा, अब समझो डूब गया, अब उनका कुछ नहीं होगा। उम्मीद रखिए रबानी साहब। एजाज क्या लिखते हैं, सर जी इसी तरह आप निरंतर भुगतान संबंधी आवाज़ उठाते रहें, सर आपको दुआएं मिलेंगी। अरे सर शुक्रिया। आज बस इन कमेंट्स के साथ ही ख़त्म कर रहा हूं। कल 9 बजे फिर होगी मुलाकात और एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। कल के कमेंट्स देना मत भूलिएगा। रात 9 बजे आपसे मुलाकात करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। शुभ रात्रि।